इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। इस कहानी में जितना इमोशन था, जितना ड्रामा था और जितनी ट्रेजेडी थी, वैसा ही कुछ जय और वीरू की रियल लाइफ में भी था। और कुछ ऐसा ही इमोशन, ड्रामा और ट्रेजेडी उस समय दिखी जब जिंदगी और मौत की जंग लड़कर अस्पताल से लौटे 89 साल के धर्मेंद्र को देखने 83 साल के अमिताभ खुद गाड़ी चलाकर अकेले गए। और वहां से लौटे तो एक सस्पेंस थ्रिलर मैसेज लिख मारा, जिसे समझने के लिए लोग अब तक माथा पच्ची कर रहे हैं। 14 अगस्त 1975 मुंबई। फिल्म शोले की रिलीज से एक दिन पहले इसके 2 प्रीमियर आयोजित किए गए थे, एक 1500 सीटर मिनर्वा में और दूसरा एक्सेलसियर सिनेमा में। इंडस्ट्री के सभी बड़े नाम मिनर्वा में आमंत्रित थे, लेकिन 70 रील्स जो लंदन से प्रिंट होकर आई थीं, किसी कारणवश कस्टम विभाग में फंस गई थी और शाम तक सिनेमा घर नहीं पहुंची। नतीजतन 35 प्रिंट जो सिप्पी फिल्म्स के पास थे, उन्हीं से प्रीमियर में स्क्रीनिंग हुई। जाहिर सी बात है, वो सिनेमैटिक इफेक्ट तो दिखा नहीं, स्टीरियोफोनिक साउंड का असर भी गायब था। खैर, फिल्म के दौरान तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उसके बाद फीडबैक मिलने शुरू हुए। अनुपमा चोपड़ा की किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक में जिक्र मिलता है कि फिल्म देखने के बाद प्रकाश मेहरा ने कहा कि अच्छा हुआ जो मैंने ये फिल्म नहीं बनाई। दिलीप कुमार को फिल्म अच्छी लगी, लेकिन उनका कंसर्न था कि ट्रेन सीक्वेंस जैसे हाई नोट के साथ फिल्म शुरू तो हुई, लेकिन ऐसा सीन तो क्लाइमेक्स में होना चाहिए था। राज कपूर ने कहा कि फिल्म तो अच्छी है, लेकिन डाकू, पुलिस, हत्या, बदला के बीच रोमांस कम पड़ गया, प्यार मोहब्बत थोड़ा और होना चाहिए था। इसी तरह हर किसी की अपनी क्रिटिकल राय थी, लेकिन उस दौर के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने जय और वीरू की दोस्ती पर ही सवाल उठाए। ये कैसी दोस्ती, एक दूसरे को ही चीट कर रहे हैं। उनका ऐतराज उस सीन पर था जब जय वीरू और वसंती की शादी का प्रस्ताव लेकर मौसी के पास जाता है। हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। और तारीफों के पुल बांधते बांधते वीरू का बंटाधार कर देता है। खैर, सलीम जावेद या सिप्पी ने ये क्लेरिफाई करने की कोशिश नहीं की कि ये तो एक कॉमिक सीक्वेंस है जिसे पब्लिक भी हल्के में ही लेगी। लेकिन आगे कई मौकों पर उन्होंने जय और वीरू के किरदार पर काफी कुछ कहा और ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने इस दोस्ती को ठीक वैसे ही रचा जैसी असल जिंदगी में हम सबकी दोस्तियां होती हैं। उनमें लगाव भी होता है, कुर्बानी भी और स्वार्थ भी। कुछ नहीं होगा, जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। जय वीरू सॉफ्ट क्रिमिनल थे, चोरी चकारी उनका पेशा था, जिन्हें ठाकुर ने गब्बर से बदला लेने के लिए हायर किया था। ऐसे में जय और वीरू के रिश्तों को सिनेमा के पर्दे पर दर्शाना एक चैलेंजिंग काम था। उनके एक एक सीन, एक एक डायलॉग को रचने में ध्यान रखा गया था कि दर्शक के दिमाग में ऐसे आदमी की तस्वीर उभरे जो उसके आसपास और उसके भीतर भी रहता है, यानी 2 प्रैक्टिकल कैरेक्टर। उनमें रिस्क लेने की क्षमता थी, क्योंकि दोनों एक ही पेशे और एक ही अंजाम को जी रहे थे, लेकिन उनकी अपनी निजी जिंदगियां थीं। तू तो कर ही रहा है, मैं भी कर लूं। क्या? शादी। अपने स्वार्थ थे और अपने सपने भी। इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। एक दूसरे पर जितना भरोसा था, उतना ही अविश्वास भी। नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। इस किताब में जिक्र मिलता है कि जय वीरू की दोस्ती को स्क्रीन पर सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश करने वाले इस गाने की शूटिंग में 21 दिन लगे, जो अब तक का फिल्मी रिकॉर्ड है। शायद ही कोई एक गाना इतने लंबे समय में फिल्माया गया हो। डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने सिनेमेटोग्राफर दिवेचा से कहा था कि इस गाने को पर्दे पर देख दर्शकों को लगना चाहिए कि वे खुद जय वीरू के साथ बाइक पर सफर कर रहे हैं। तकनीक उतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी एक एक शॉट 3-4 एंगल से फिल्माया गया। इसमें क्रेन, कार, ट्रॉली और यहां तक कि एक ट्रेन की भी मदद ली गई। खैर, फिल्म के प्रीमियर और अगले दिन मुंबई में रिलीज के बाद 1 हफ्ते तक ट्रेड मैगजीन्स ने इस फिल्म को बोगस, बंडल और पैसे की बर्बादी तक कहा। वहीं इन 2 लीड किरदारों को चोर उचक्कों को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कहा गया। यानी क्रिटिक शायद उस दौर में इस तरह की यारी दोस्ती को समझने में फेल हो गए थे, या फिर वो समझते तो सब कुछ थे, लेकिन एक स्टीरियोटाइप यानी फिल्मी याराने की जो तस्वीर उनके मन में थी, वो खुद उससे बाहर नहीं निकलना चाहते थे। कभी उन्हें लगा कि जय वीरू बस पैसे की खातिर पेशेवर दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी,
हम पाते हैं कि इन किरदारों में हर वो मानवीय इच्छाएं और अच्छाइयां बुनी गई थीं जो दर्शकों के दिलो दिमाग को झकझोर देंगी। जय की मौत आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देती है, लेकिन उसके बाद वीरू की कसम और फिर दोस्त के वादे का भरम रखने की मर्यादा, ये वो ट्विस्ट थे जिन्होंने कहानी ही नहीं किरदारों को भी अमर कर दिया। और आज जब 89 साल के धर्मेंद्र की सेहत गंभीर चल रही है और जिस अंदाज में अमिताभ ने उनके घर जाकर उनकी खैर पूछी और लौट कर एक रहस्यमयी संदेश दे डाला, उससे एक बात तो साफ है कि हम किसी भी प्रोफेशन में हों, कितने भी बड़े कॉम्पिटिटर हों, अगर हम सच्चे इंसान हैं तो अपने भीतर के इंसानी मूल्यों को नहीं दबा सकते। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का कंपटीशन किसी से छिपा नहीं है, लेकिन उनकी बुनियाद एक गहरी दोस्ती पर टिकी थी। एक ऐसी दोस्ती जिसमें धर्मेंद्र एक एस्टैब्लिश्ड स्टार थे और अमिताभ एक स्ट्रगलर, लेकिन दोनों के बीच सेट पर किसी तरह का स्टारडम हावी नहीं हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा जय का किरदार ठुकराए जाने के बाद जावेद अख्तर और धर्मेंद्र ने ही अमिताभ का नाम सुझाया था। बेंगलुरु के पास रामनगरम में शूटिंग के दौरान दोनों एक ही होटल में रहते थे और साथ आते जाते थे। आगे दोनों के बीच स्टारडम क्लैश सुनने को तो मिला, लेकिन कभी किसी ने पब्लिकली कोई कड़वाहट नहीं दिखाई। साल 1974 में आई धर्मेंद्र की फिल्म दोस्त में अमिताभ गेस्ट अपीयरेंस देते दिखे तो धर्मेंद्र 1982 की अमिताभ स्टारर नसीब में। 2007 में आईफा अवार्ड्स में अमिताभ बच्चन ने जब धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया तो दुनिया देखती रह गई। ऐसे ही पल साल दर साल कई बार आए जब दोनों कभी किसी मंच पर तो किसी रियलिटी शो में नजर आए। कल धर्मेंद्र के घर से लौटने के बाद अमिताभ बच्चन ने रात 8:54 पर एक पोस्ट शेयर किया जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। अमिताभ ने अपने बाबूजी और मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन शेयर की, वो किसे दोषी ठहराएं और किसको दुख सुनाएं, जबकि मिट्टी साथ मिट्टी के करे अन्याय। सरसरी नज़र में तो ये मैसेज किसी के पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे और शाश्वत है। यह हरिवंश राय बच्चन की एक कविता का अंश है जो जीवन के क्षणभंगुर होने का अर्थ बताता है। इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। दूसरा, इस नश्वर दुनिया में जहां एक दिन मिट्टी से निकलकर मिट्टी में ही मिल जाना है, किसे दोष दें, किसके सामने रोएं, हमारे वश में तो कुछ है नहीं। हालांकि इस पोस्ट ने अमिताभ के लाखों फॉलोअर्स को चिंता में डाल दिया, लेकिन वो जानते हैं कि अमिताभ कभी कभार सारगर्भित और गंभीर बातें भी लिख देते हैं। खैर, दोनों दिग्गजों को शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ